हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो और हाल में आप सभी का बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और बच्चों के सबको अलग अलग जो सिटीज़ हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। सबके एग्ज़ाम सर पे हैं, कुछ ही दिन बचा हुआ है। जब एडमिट कार्ड आ गया ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है। तो पढ़ाई को देखते हुए जितना जल्दी हो सकता है एक दिन में हम इसको ख़त्म करके, 1-1.5 दिन में ख़त्म करके, क्लासेस में भी कल के हमारी क्लास जो होगी वो जल्दी और लेट तक होगी। और उसके बाद हम शायद संडे से पहले ही आपका जो मैराथन है उसको करवाएंगे, बिहार स्पेशल मैराथन, ताकि एग्जाम से पहले आप एक दिन बैठ के पूरा उसको आप कवर कर सको। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बिहार की जलवायु कैसी है। ठीक है, बिहार की जलवायु की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि बिहार की जो जलवायु है, बिहार की ऋतुएं कैसी हैं, और साथ में नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आज की ही क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऋतुओं के बारे में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। नदियों का जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी नदियों का आज करेंगे, कल कुछ नदियों का रह जाएगा वो करेंगे, यानी अपवाद तंत्र जिसको कहा जाता है, अपवाद तंत्र यानी जल तंत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम आज ही की क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा वॉइस वगैरह क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि बिहार की जलवायु कैसी है। अगर बिहार की बात की जाएगी तो आज मैप नहीं बनाएंगे, पहले जब तक मैप की नीड ना हो नहीं बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार की जलवायु कैसी है तो हमारा आंसर होना चाहिए कि बिहार की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु। जलवायु, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु की अगर बात करेंगे तो मानसूनी जलवायु जो है कहाँ की है? बिहार की है। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि कटिबंधीय क्षेत्र के मामले में, यानी कटिबंधीय मानसून के बारे में पूछेगा कि बिहार की कटिबंधीय कैसा है, तो आपको याद रखना है कि उपेक्षण उपेक्षण कटिबंधीय नाम आ जाता है। उपेक्षण कटिबंधीय जलवायु जो है बिहार की जलवायु में एक है। ठीक, तो याद रखना है, एक होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, एक होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो बिहार की कौन सी जलवायु है? उपेक्षण कटिबंधीय जलवायु जो है वो आ जाती है। उपेक्षण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं ये बताइए। इसको क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं? उपेक्षण जलवायु, उपेक्षण कटिबंधीय जलवायु को ही, कटिबंधीय जलवायु को ही क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु भी जो है कहते हैं। वहीं बात की जाएगी कि आपने कुछ जो कह सकते हैं कि बिहार के कुछ ऐसे प्रसिद्ध जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे खोजकर्ता वगैरह होते हैं, वो कुछ लोगों का आपने नाम सुना होगा। तो वो लोग जो है बिहार को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो बिहार की जलवायु हो उसको वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें एक फेमस नाम अगर आपने सुना होगा, जिन्होंने बिहार को 3 कैटेगरी में बांटा है, अगर उनकी हम बात करें, कोपेनहेंग का आपने नाम सुना होगा। हैंगन का नाम आपने, जिनको कोपेन बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने जलवायु को क्या किया है? वर्गीकरण किया है। बिहार की जलवायु को किसमें वर्गीकरण किया है? तो आपने सुना होगा CWG के बारे में आपने सुना होगा उसमें, और AW के प्रकार में उन्होंने क्या किया है? इसको वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार अगर आपसे पूछेगा, कोपेन के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि बिहार की जलवायु को वायु को
वर्गीकरण किसमें किया गया है, तो इनके अनुसार किसमें किया गया है वर्गीकरण, तो आपको नाम याद रखना है CWG का। किसका? CWG, तथा किसमें किया गया है? CWG तथा AW में किया गया है। किसमें? CWG में किया गया है तथा AW में भी बिहार के जलवायु को क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। किसके अनुसार? कोपेनहेंगर के अनुसार किया गया है। कोपेनहेंगन का नाम आता है, उनके अनुसार क्या किया गया है? बिहार की जलवायु को अधिकांश जो भाग है, अधिकांश भागों का वर्गीकरण किसमें किया गया है? CWG में किया गया है और AWG के प्रकार में किया गया है। ठीक है, के रूप में। ठीक है, वर्गीकरण किया गया है, ये अनुसार है किसकी? जलवायु की। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं याद रखिएगा। ठीक है, जलवायु की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और भी नाम आपने सुना होगा, थीदरवाट का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बिहार की जलवायु को उन्होंने भी वर्गीकरण किया, लेकिन उन्होंने CAW में किया है। थदरवट की अगर हम बात करेंगे, थदरवाट की, तो उन्होंने CAW में किया है। और उसके अलावा अगर आपको बात
कब से नहीं आ रही थी? हाँ जी, वेलकम बैक। वॉइस चली गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे बिहार में ऋतुओं के बारे में। अगर बात की जाएगी कि वर्षा ऋतु कहाँ पे होती है, तो उत्तर पूर्वी बिहार का जो है आपको नाम याद रखना है। किसका? उत्तर पूर्वी बिहार का जो है आपको नाम याद रखना है। कहाँ पे? किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, किशनगंज में, किशनगंज जो जिला है वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और कितने? तो लगभग 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर का नाम आपको याद रखना है कि क्या है, 200 किलो नहीं, सेंटीमीटर में आता है नहीं तो सेमी। ठीक है, तो इसका आपको नाम याद रखना है। वर्षा होती है और बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में से एक माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 200, इसको अगर आप एरो में भी दिखा दोगे ना, इसका मतलब इससे भी ज्यादा होती है। 160 से 120 से लेके 200 का तो राउंड ऑफ माना जाता है कि इतने पे वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर वही बात की जाएगी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है ना, कहते हैं कि ये वर्षा अगर हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है। अगर जो वर्षा हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि कैसे दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण होता है। वर्षा क्यों होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, और एक शाखा का भी नाम आपको याद रखना है, मानसून याद रखना है। इसी में नीचे हम लिख लेंगे कौन सा, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो होती है उसका नाम याद रखना है। क्या है? बंगाल की खाड़ी का जो है पश्चिमी जो मानसून चलता है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी बिहार में जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है। किस वजह से? तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसका याद रखना है। शाखा कौन सी? तो शाखा आपको याद रखना है कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कितने परसेंट? 85% वर्षा जो होती है इसी की वजह से होती है। ठीक है, शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा आपको याद रखना है। ठीक है, शाखा याद रखना है। ठीक है, जिस वजह से क्या है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये हो गया हमारा वर्षा ऋतु के बारे में। अब हमें पढ़ना है शीत ऋतु के बारे में, पढ़ेगी कि शीत ऋतु क्या है। और आपको मैं बता दूं, शीत ऋतु की अगर बात की तो सबसे ठंडा जिला पूछेगा। तो जैसे सबसे गर्म जिला कौन सा था हमारा, गया था, वैसे ही सबसे ठंडा जिला भी गया आ जाता है। ठीक है, सर्वाधिक पूछेगा, सर्वाधिक ठंडा, ठंडा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है गया का नाम। कौन सा? गया जो है सबसे ज्यादा ठंडा जिला में से एक माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा जिला। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण पता है, कभी कभी पता है क्या होती है, यहाँ पे जो वर्षा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? कारण में अगर आपको पूछेगा या वैसे भी, तो क्या होती है, कभी कभी यहाँ पर, कभी कभी क्या है, वर्षा होती है सर्दियों में। सर्द ऋतु में क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होने के कारण जो है, जब ठंड होती है और उसमें अगर बारिश हो जाए तो मौसम और ज्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब पूछेगा कि वर्षा होने का कारण क्या था। अगर कारण की हम बात करेंगे कि आखिर ये जो बारिश बारिश जो हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, अगर हम कारण के बारे में बात करेंगे
कि कारण क्या है, तो क्या बोलते हैं, आपने पछुआ का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ पछुआ बोला जाता है कि पछुआ का जो बिछोब होता है, बिछोब के कारण क्या है, यहाँ पर वर्षा होती। पछुआ मतलब होता है पश्चिम के साइड से चलने वाली जो हवाएं होती है उनको बोला जाता है, ठीक है। तो कारण क्या है, पछुआ का आपको नाम याद रखना है, पछुआ बिछोब के कारण, ठीक है, बिछोब के कारण जो है क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। किस ऋतु की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। सबसे ठंडा जिला गया है, सबसे गर्म जिला भी गया ही है, और यहाँ पर सर्दियों में कभी कभी क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। और ये दो इसलिए लगाए क्योंकि कभी कभी को दो बार लिखने की जगह पे हम दो बार उसमें ऐसे ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी वे में हो जाता है, ठीक है। पछुआ के बिछोब के कारण क्या है, शीत ऋतु के दौरान में जो है बारिश होती है। इसका फायदा क्या होता है, हम सबको पता है कि सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है, सर्दियों में रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है। सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे इसके कारण, पछुआ वर्षा के कारण, यहाँ पे इसके कारण जो है रबी की जो फसलें होती हैं, फसलों को क्या होता है, फसलों को फायदा होता है, ठीक है, फायदा होता है। अगर बात की जाएगी रबी की कौन सी फसल, गेहूं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, गेहूं की, ठीक है, गेहूं की फसल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रबी की जो फसलें होती हैं, यानी हम स्पेशली गेहूं की बात करेंगे, तो बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गेहूं की फसल होती है उसको काफी हद तक फायदा होता है या मदद मिलती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लाभदायक होती है, उसके लिए फायदा होता है, फायदे की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, लाभदायक होती है, ठीक है, लाभदायक होती है। अब ये तो हो गया हमारी ऋतु के बारे में, हमने मानसून के बारे में भी पढ़ लिया कि मानसून कौन सी है, तो हमने पढ़ा था मानसूनी जो जलवायु है वो यहाँ पे बिहार की जलवायु है, उपशोण कटिबंधीय जलवायु, जिसको यहाँ पे बिहार में पाई जाती है। वहीं अगर बात की जाएगी कि अधिकांश जो भाग है जिसको कोपेन ने बांटा था, CWG और AW में बांटा गया था। और वहीं बात की जाएगी कि ऋतुएं कौन कौन से, तो बिहार में ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी ऋतु, पहली ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जिसको यानी सर्दियों के दिनों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, तो गया में पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी। वहीं सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे पड़ती है, तो गया में ही सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है। वहीं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। कितने, 200 सेमी के से भी ज्यादा जो है बिहार में, किशनगंज में, उत्तरी पश्चिमी बिहार के, हम पूर्वी बिहार की बात करें, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, वर्षा होती है, ठीक है। वही सर्दियों में भी वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा के पीछे का कारण क्या होता है, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि पछुआ जो विक्षोभ चलता है, जिसकी वजह से क्या है, कभी कभी सर्दियों में जो है बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट उसको हमने रिवाइज कर लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे एक तरह से बिहार की जो नदियों का तंत्र है, कि नदियों का क्या और कैसे रहा है, तो उनके बारे में जो है अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले, उससे पहले कुछ चीजें और लिखनी होगी, वो हम लिखेंगे कि बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश, क्या बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश हमारा अगला हेडिंग होगा, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा होना चाहिए यहाँ पे बिहार में कृषि प्रदेश, ठीक है। बिहार में कृषि प्रदेश के बारे में बात की जाएगी कि कृषि प्रदेश जलवायु
प्रदेश, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में अगर बात की जाएंगी तो ये क्या है, यानी हम यहाँ कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अपना जो बिहार है, हम अपने बिहार की अगर बात करेंगे तो इसको किस में बांटा गया है, तो भारत का आपने जोन 4 का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। भारत में अगर बात की जाएगी कि भारत के जोन जो है 4 नाम, जो जोन 4 है उसमें क्या है, अपना बिहार जो है अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर इसमें बात की जाएगी कि बिहार के बारे में, बिहार किस में है, तो भारत के जोन 4 में क्या है, अवस्थित है, ठीक है। अब बारी है कि जो जोन 4 है ना, इसको भी 6 उपवर्गों में बांटा गया है, किसमें, उपभागों में जो है बांटा गया है, 6 उपभागों में बांटा गया है। तो बिहार किस में आ जाता है, तो बिहार को 6 उपभागों के जो दौरान है, इस 6 उपभागों को भी 3 उपभाग जो आ जाते हैं ये बिहार में आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में बात की जाएगी कि जो 6 उपभाग हैं कौन से, ये जो 4 जो जोन है, 4 जोन को 6 उपभागों में बांटा गया है, और 6 उपभागों के भी दो डिवीजन किए गए हैं, यानी 6 के भी 3 इधर, ठीक है, और 3 इधर चले जाते, जो ये 3 पड़ते हैं ये आ जाते हैं बिहार में, ठीक है। क्या है, ये बिहार में आ जाते हैं, यानी 3 उपभागों में बिहार का जो है सम्मेलन कह सकते हैं कि 3 जो है बिहार उपभागों में जो है आता है, 3 उपभागों में बिहार जो है आता है, ठीक है, बिहार आता है। यानी जोन 4 जो है उसके 6 उपभाग है, 6 उपभाग के भी 2 अलग अलग उपभाग हैं, यानी 3 उपभाग इस साइड और 3 इस साइड, जिसमें 3 जो है बिहार में सम्मिलित है, यानी बिहार जो उसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, उसमें क्या है, बिहार आ जाता है। अब हमारा मेन हेडिंग कौन सा है, तो हमारा मेन हेडिंग होगा बिहार की नदियों के बारे में। क्या है, बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे, तो हमारा अगला हेडिंग होना चाहिए क्या है, बिहार की नदियां। बिहार की नदियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनको क्या किया गया है, तो इनको भी 2 भागों में जो है बांटा गया है। क्या किया गया है, बिहार की नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी वो नदियां जो पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, यानी दक्षिण बिहार के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दक्षिणी बिहार का ही हिस्सा जो है नीचे वाला, मैंने मैप में आपको कई बार बता रखा है, दक्षिणी बिहार में जो होता है पठारी एरिया पड़ता है, और उसी पठारी एरिया से कुछ नदियां निकलती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर पहला हमारा होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, पहले तो यहाँ लिख लीजिए कि क्या बोलते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं, दो भागों में क्या किया गया है, नदियों को बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो पहले अगर आपसे पूछेगा कि पहली वाली कौन सी, तो हिमालय से निकलने वाली नदी, तो हमारी पहले नंबर पे हो जाएगी हिमालय से नदी, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी पठारी, ठीक है, पहाड़ी नहीं पठारी क्षेत्रों की हम यहाँ पे बात करें कि क्या है, पठारी भागों से निकलने वाली, भागों से, ठीक है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदी वहीं पठारी भागों से निकलने वाली भी नदी आप लिख लीजिए, ठीक है, नदियां या नदी लिख लीजिए फिलहाल के लिए, नदी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब बारी आती है कि इसके अंदर टोटल कितनी नदियां आती हैं, ठीक है, कितनी, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की संख्या अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो राउंड ऑफ में 8 नदियों का नाम आता है, 7 से 8 नदियां, मतलब जो हिमालय से निकलती हैं। 8 नदियों के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है,
जैसे पहले नंबर पे जो आ जाती है, उत्तर प्रदेश से होती हुई कौन सी नदी आती है? गंगा आती है, हम सबको पता है। तो पहला नाम आपको याद रखना है गंगा। गंगा। दूसरी नदी कौन सी है? तो गंडक। तीसरी कौन सी? घाघरा। ठीक है। चौथी नदी के बारे में अगर बात करेंगे, हमने पढ़ा भी था, पूरब की साइड में हमने पढ़ा था महानंदा के बारे में, कोसी के बारे में हमने पढ़ा था। गंडक और कोसी का द्वाब जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। कमला नदी का भी नाम आ जाता है, कोसी, महानंदा, बागमती का भी नाम जो है इसमें आ जाता है। ठीक है। तो कितनी हो गई? घाघरा हो गई, अब बची कमला। ठीक है, कमला। ठीक है। 5वें नंबर पे हम लिख लेंगे कोसी। ठीक है। 6ठे नंबर पे हमारी कौन सी आ जाती है? महानंदा का नाम लिख लेंगे, बागवती। बागवती का नाम आ जाता है। इसके अलावा महानंदा कौन सी रहेगी? एक गंगा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक का भी नाम आता है। ठीक है। 8वें नंबर पे यहां हमें लिख लेना चाहिए था, बट यहां पे लिख लीजिए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बारे में अगर बात की जाएगी कि बूढ़ी गंडक किसके अंदर में आ जाती है, तो वो भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में से ही एक मानी जाती है। इसकी एक अपनी स्पेशल कहानी है। बाकी नदियों के कंपेयर में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनमें से एक नाम जो होगा बूढ़ी गंडक का होगा, जिसका उद्गम भी बिहार में से ही होता है, लेकिन वो लगभग बिहार का कह सकते 300 समथिंग जो है, समथिंग के आसपास जो है वो क्या बोलते हैं, गंगा की सहायक नदी में से सबसे लंबी नदी में से एक जो है माना जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो क्या बोल जाते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में? तो ये 8 नदियां जो है ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं हिमालय से। यानी हम जब बिहार का मैप पढ़ रहे थे, अभी फिलहाल के लिए बस बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, फिलहाल के लिए यानी हम इस एरिया के यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से जो है गंगा निकलती है नीचे की तरफ, और ये वाला जो एरिया है ये पठारी क्षेत्रों में आ जाता है, ये पूरा पठार है। ठीक है, इधर शिवालिक की एरिया आ जाती है। हमने लास्ट क्लास में मैपिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर बात की जाएगी इसके बारे में तो क्या बोला जाता है कि ये वाला जो एरिया है, यानी ये हम यहाँ पे इधर के बारे में बात कर रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी है। तो आपको पता है इधर से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा निकलती है। ठीक है, सोन नदी इधर से निकलती है। अभी पठारी क्षेत्रों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। गंडक के बारे में पढ़ा था, कोसी के बारे में पढ़ा था, कमला नदी के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि द्वाब जब हम पढ़ रहे थे तो 3-4 द्वाबों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें गंगा और गंडक का द्वाब, गंडक और कोसी का द्वाब, कोसी और महानंदा वाला शायद द्वाब हमने जो है पढ़ लिया था। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दक्षिणी पठारों के बारे में, यानी पठारी क्षेत्र से जो निकलती हैं नदियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर पठारी क्षेत्रों के बारे में बात की जाएगी कि पठारों से कितनी, तो इधर से लगभग 7 नदियों का उद्गम माना जाता है। उद्गम कह रही हूँ, मतलब 7 नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। तो अगर दक्षिणी मतलब पठारी क्षेत्रों के बारे में, तो आपने इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, कर्मनाशा के बारे में। कौन सा? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गुन के बारे में भी हमने पढ़ा था। अजय, क्यूल का नाम नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन बटवाड़ आदि नदियां जो हैं बहुत सारी है, दक्षिण में छोटी बड़ी बहुत सारी हैं, लेकिन 7 मैक्स टू मैक्स जो है जिनका संगम किसमें होता है? गंगा में जाने के बाद होता है, क्योंकि हमको पता है इधर से जाती है गंगा और सारी नदियां ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वजह से क्या है, सारे जिसमें जाके मिलती है वो किसमें मिलती हैं? सब जाने के बाद जो है मिलती हैं किससे? गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर बात की जाएगी किसके बारे में, तो यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सी आ जाती है? पहले नंबर पे कह रही हूँ, तो हमें 7 नदियों के बारे में पढ़ना है। तो कर्मनाशा का नाम है, आपको याद रखना है, कर्मनाशा। उसके अलावा सोन नदी, फल्गुन। ठीक है, 4th पे है अजय,
ठीक है। 5th नंबर पे कौन सी पड़ जाती है? बटवाड़ा तो लास्ट में 7वें नंबर पे हम लिख लेंगे। अगर फल्गुन होगी, अजय होगा, क्यूल का नाम आपको रखना है पुनपुन। हाँ, क्यूल पुनपुन, पुनपुन नदी भी है। और 7वें नंबर पे हमने रखना है 7वें नंबर पे हमें रखना है बटवाड़। बटवाड़ जो नदी आदि नदियां, ठीक है। ये नदियों का नाम आ जाता है किसमें? ये आ जाती हैं, सारी की सारी आती है किसमें? ये सारी की सारी आ जाती हैं पठारी भागों में, ये से होती हुई निकलती है। यानी मैप के अकॉर्डिंग हम निचली साइड की बात कर रहे थे। और याद रखिएगा, इन सबका संगम किस में होता है? इन सबका संगम जो है जाने के बाद गंगा में मिल जाती है। क्योंकि हम सबको पता है कि बिहार कैसे ऐसे है और बीच में से गंगा निकलती है, और सारी नदियां जो है कहाँ जाके मिल जाती हैं? बिहार में गंगा से जाके जो है उनका संगम हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है इनके उद्गमों के बारे में पढ़ने की। तो पहले हम ये वाला साइड एक काम करते हैं ना, ऊपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ देख लेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे किसके बारे में? तो हमारी पहली नदी होनी चाहिए गंगा जी, गंगा नदी, ठीक है। हम सबको पता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बचपन से ही इसके बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि गंगोत्री मानसरोवर, सॉरी, गंगोत्री जो ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहां से क्या होता है? गंगा का उद्गम होता है। अब ये मत पूछिएगा कि गंगोत्री से होने के बाद भी ये तिब्बत से होते हुए आते निकलती है, लेकिन अगर यहाँ से बात की जाएगी, भारत की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या लिखना है आपको? कि आपको याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम के बारे में बात करेंगे तो कहां से? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए यूके यानी उत्तराखंड, ग्लेशियर से होते हुए क्या होता है? गंगा का जो है उद्गम होता है। लंबाई पूछेगा, किसकी लंबाई हम बात कर रहे हैं? गंगा की लंबाई पूरी तो कितनी है? अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, लंबाई तो बहुत इजी है, 25-25, ठीक है। 25-25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। बट हम तो बिहार पढ़ रहे हैं, तो बिहार में अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछेगा कि बिहार में जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर के आसपास जो है बिहार की लंबाई जो है क्या है? बिहार की, बिहार में 445 किलोमीटर जो है क्या है? इसकी लंबाई जो है मानी जाती है, ठीक है। कितनी जिलों से होते हुए निकलती है? कितने? बिहार में 445 किलोमीटर हो गया, तो दक्षिण से क्या है? दक्षिण से बहती हुई निकलती है। क्या करती है? दक्षिण से बहती हुई निकलती है। और कितनी इसकी लंबाई है? लंबाई तो कितने जिलों से निकलती है? 12 जिलों का नाम याद रखना। बिहार में 12 जिलों का नाम आपको याद रखना है। 12 जिलों से होते हुए, होते हुए हुए कहां जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके जो है गिरती है, ठीक है। 12 जिलों का आपको याद रखना है। कितने जिलों में जो है होती है, होते हुए जाती है? तो 12 जिलों से होते हुए जो है 445 किलोमीटर की दूरी कहाँ पे तय करती है? बिहार में तय करती है। और होते हुए कहाँ जाके गिरती है? जाने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जाने के बाद ये गिर जाती है। सर्वाधिक लंबाई इसकी कहाँ है? अगर पूरे बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो पूछेगा कि सबसे लंबाई इसकी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है पटना में, ठीक है। अगर गंगा के बिहार में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई इसकी कहाँ है? तो पटना में है, पटना में। यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे है ये? इसकी लंबाई सबसे ज्यादा जो है पटना में, इसकी सबसे ज्यादा जो है लंबाई है, ठीक है। याद रखिएगा कितनी? तो पटना की अगर बात की जाएगी 991 किलोमीटर, एक चीज और, यहाँ पे 2525 है, ये 2500 है,
ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये 2500 किलोमीटर है या 2525 किलोमीटर है। कुल लंबाई हम गंगा की बात कर रहे हैं, 2525 किलोमीटर है या कितनी है? अगर कोई देख रहा है तो बताओ कि 2525 है या 2500 है, कितनी इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। पटना से होती हुई क्या होती है, होगी। पटना में सर्वाधिक इसकी लंबाई क्या है, सबसे ज्यादा लंबाई जो है पटना में है। अब बात ये आती है कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश, ठीक है। प्रवेश के बारे में अगर हमसे बात की जाएगी कि बिहार में प्रवेश इसका कहाँ से होता है, बिहार में प्रवेश, ठीक है। बिहार में अगर प्रवेश के बारे में बात की जाएगी तो आपने बक्सर जिला का नाम सुना होगा। किसका, बक्सर। बक्सर जिला में चौसा, चौसा से क्या होती है, चौसा से इसका उद्गम माना जाता है। कहाँ से कि बिहार का जो चौसा जिला, बक्सर का जो चौसा है, बिहार बक्सर जिला, ठीक है। चौसा में क्या होती है, ये चौसा में प्रवेश करती है, ठीक है। वही चौसा जहाँ पे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि हुमायूं क्या हुआ था, गंगा नदी से भागते हुए, क्या होता है, गंगा नदी से भागते हुए जाता है युद्ध से बचने के लिए, उस नदी से भागते हुए निकलता है। तो आपको आपको याद होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब मैंने ये स्टोरी भी बहुत फनी वे में आपको समझाई थी कि बक्सर का जो चौसा है वहां पे किसके, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पे हुमायूं अपनी जान को बचाते हुए वहां से भागते हुए निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने बात की गंगा के बारे में कि गंगा का क्या और कहाँ से होता है। ठीक है, अब बात हम करेंगे गंडक नदी के बारे में। ठीक है, तो गंडक नदी हमारा अगला हेडिंग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे होनी चाहिए गंडक। गंडक नदी के बारे में अगर बात की जाएगी कि इसका क्या और कैसे रहा है, तो देखिए गंडक की लंबाई की अगर बात करेंगे तो लगभग 260 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। बिहार में लंबाई अगर बात की जाएंगी तो कितनी है, 260 किलोमीटर। ठीक है, 260 किलोमीटर इसकी जो है क्या है, इसकी लंबाई मानी जाती है, जिसकी लंबाई मानी जाती है। और कहा जाता है ये अपनी 7 धाराओं से होते हुए क्या करती है, 7 धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, कितनी धाराओं से, 7 धाराओं से लेकर मिली है। और कहा जाता है कि गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। कहाँ से, नेपाल से होते हुए गंडक जो है ये निकलती है। और कहाँ पे, अन्नपूर्णा श्रेणी में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो एक तरह से आपको जो याद रखना है, नेपाल का नाम, नेपाल में क्या होता है, नेपाल से इसका उद्गम होता है। नेपाल में क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद ये क्या करती है, उद्गम होने के बाद कहाँ जाकर मिलती है, तो हाजीपुर में आने के बाद ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगर इसके संगम की बात की जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, संगम जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं, तो क्या हो जाती है, गंगा से कहाँ पे आके मिलती है, तो हाजीपुर में, हाजीपुर में क्या होता है, इसका संगम हो जाता है। किससे होता है इसका संगम, हाजीपुर में गंगा से, गंगा से क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, ये नदी कहाँ पे, आपने एक और नाम सुना होगा, ये तो संगम हो गया। ठीक है, अगर ये नदी कहाँ पे, आपने भैसन लोटन का नाम आपने सुना होगा। भैसन लोटन जो है पश्चिमी चंपारण के पास बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। भैसन लोटन का आपने नाम सुना होगा। नेपाल से निकलने के बाद प्रवेश पूछेगा, प्रवेश कहाँ पर, तो बिहार में। बिहार में अगर प्रवेश के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्या होती है, भैसन लोटन जो है कहाँ पे पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है।
चंपारण में एक जगह है भैसन लोटन नाम की, वहां पे कहा जाता है कि इसका क्या होता है, वहां पे आने के बाद भैसन क्या होता है, भैसाल के, ठीक है, भैसल लोटन, ठीक है। भैसल लोटन से क्या होते हैं, यहाँ के पश्चिमी चंपारण के पास क्या करती है, बिहार में जो है ये प्रवेश करती है और वहां से क्या करती है, बैराज का निर्माण भी करती है। और उसके बाद जाने के बाद होते हुए हाजीपुर से होती हुई जाके क्या करती है, गंगा में जो है इसका जाने के बाद जो है संगम हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है हाजीपुर में, गंगा से होते पटना से होने के साथ साथ होने के बाद वहां पे जाने के बाद गंगा से मिल जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मेला भी लगता है, आपने हरिधाम मेले का नाम सुना होगा, जिसको क्या बोला जाता है, सोनपुर का मेला भी बोला जाता है। सोनपुर का मेला बहुत ज्यादा फेमस है, क्या है, बहुत ज्यादा जो है फेमस है, सोनपुर का मेला लगता है, यानी हरिधाम। यहीं पे क्या है, इसी के संगम पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी संगम पे अगर बात की जाएगी तो हरिधाम नामक मेला लगता है। कौन सा, जिसको बोला जाता है सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला। इस मेला में सब कुछ बिकता है। इस मेले में जब मैं छोटी थी तब तो मुझे ये पता था कि गाय भैंस वगैरह के लिए बहुत बड़ा मेला होता है, यहाँ पे भैंसों को बेचा जाता है, गायों को बेचा जाता है। लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद पता चला कि ये वही मेला है जहाँ पे औरतें भी बिकती हैं। मतलब अब मुझे नहीं पता कैसे क्या, इतना नहीं पता, बट इतना मैंने सुना है कि कुछ लोगों को जिनको शादी करनी होती है, या जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो बीच में वायरल हुई थी कि राजस्थान से जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो सोनपुर के मेले आते हैं, इवन बंगाल में भी, पर सोनपुर का मेला बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है। वहाँ पे आते हैं और वो अपने पसंद के हिसाब से जितना उनका रेट फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ से उनको खरीदते हैं, यानी एक तरह से लेके जाते हैं घर, और या तो शादी करके अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग सिर्फ खेतों में काम करवाने के लिए भी ले जाते हैं, कि या तो घर संभालने के लिए या फिर अपने अपने जरूरत के हिसाब से जो है वो यहाँ से औरतों को लेके जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी बीच में, ठीक है। तो आपको सोनपुर का जो पशु मेला जो है आपको याद रखना है, सोनपुर का पशु मेला लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला मेला, बिहार का सबसे ज़्यादा फेमस जो है। और प्रत्येक वर्ष ये वर्ष जो है क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब बारी आती है गंडक नदी, ये कौन सी, गंडक नदी तो थी, अब हम पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में। किसके नदी के बारे में, घाघरा नदी के बारे में। तो हमारा अगला हेडिंग होना चाहिए घाघरा नदी। कुछ नदियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे और कुछ नदियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि आज हम जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, और कल जो है हम पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। तो घाघरा नदी के बारे में अगर बात की जाएगी तो घाघरा नदी के बारे में अगर कहें तो ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर। मानसरोवर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर से। इसीलिए कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो नेपाल इंडिया और पाकिस्तान का आए दिन जब कब कंट्रोवर्सी होती है, युद्ध की बातें होती है, जो भी बातें होती है, तो हम इंडियंस ये बोलते हैं कि जो भी पाकिस्तान की नदियां जो हैं उन सबको हम इधर से बंद कर देंगे। तो अगर उसमें जो चाइना है वो, कई बार आपने सुना होगा, वो ये धमकी देता है कि तुम बंद कर दो, हम यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं उनको बंद कर देंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो देखा जाए तो जो तिब्बत है, तिब्बत तो भी क्या है, चीन के अंडर में आ जाता है। तिब्बत को चीन ने क्या कर लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था। और अब जो है चीन जो उस पर पूर्ण रूप से अपना दावा करता है कि तिब्बत जो है चाइनीज लोगों का है, बिकॉज एक तो वहाँ पे बौद्धिज्म है और
तिब्बत में थोड़े जो लोग हैं वो बहुत शांति की तरफ बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि बौद्धिज्म का थोड़ा रूल ही वैसा है, शांति की तरफ ज़्यादा रखा है, झुकाव रहा है, जिससे कहीं ना कहीं तिब्बत ने उनको ऑक्युपाइड करने में बहुत ईजिली वे में अपना ग्रैब कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो तिब्बत के मानसरोवर से किसका उद्गम होता है? घग्गर नदी का होता है, इसीलिए चाइना जो है इसका धमकी वो भी देता रहता है। इसीलिए हम पूर्ण रूप से पाकिस्तान में जो नदियां बह रही हैं उनको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इधर से बंद करा तो जो इनका उद्गम होता है वो इधर से बंद कर देंगे, तो इसके अगल बगल जो राज्य पड़ते हैं उनको भी क्या होगा? सूखा पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इनका क्या हो जाता है? सूखा पड़ने का बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बॉर्डर को क्या करती है? साझा करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है उसका निर्धारण अगर कोई करता है तो वो घग्गर नदी का ही नाम याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात की जाएगी कि गंडक का, तो घाघर नदी के बारे में अगर हम पूछेंगे कि तिब्बत मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, लेकिन बिहार में जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको नाम याद रखना है गुठलो का, गुठनों का। किसका? गुठनों का नाम आपको याद रखें, जो सीवान जिले में पड़ता है। कहाँ पे? गुठनों का नाम याद रखना है, बिहार में प्रवेश। ठीक है, बिहार में अगर प्रवेश के बारे में बात की जाएगी तो कहाँ पे? गुठनों। कहाँ पड़ता है? सिवान में पड़ता है, सारण में पड़ता है, सिवान में पड़ता है। ठीक है, सिवान जिले में जो है क्या है? इसका पड़ता है। सिवान जिले का अगर इसका नाम देखा जाएगा तो घग्गर नदी का जो कहा जाता है ये हो जाता है। अब बारी आती है कि इसका संगम। संगम आपको सारण का नाम आपको पता होगा, गंगा में संगम में कहाँ से होता है? इसके संगम के बारे में अगर बात की जाएगी तो गंगा में इसका कहाँ से संगम होता है? तो आपने नाम सुना होगा खडगिया का। खग खगड़िया का नाम आपने सुना होगा कि खगड़िया के पास जो है क्या हो जाता है? जाने के बाद ये गंगा से इसका संगम हो जाता है। इन शॉर्ट में अगर बात की जाएगी तो नदी क्या है? सारण जिले से होते हुए क्या करती है? सारण जिले से होते हुए छपरा के समीप जाने के बाद क्या हो जाती है? गंगा में मिल जाती है। यानी सारण और दूसरा छपरा के बीच जाने के बाद जो है, समीप जाने के बाद, छपरा के पास जाने के बाद जो है गंगा में मिल जाती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें स्पेसिफिकली जगह बताओ, तो आपको नाम जो याद रखना है, खगड़िया का जो है नाम आपको याद रखना है। उसके पास जाने के बाद जो है ये मिल जाती है। लिख से खगड़िया में तो बूढ़ी गंडक का नाम आता है। I'm sorry। खगड़िया तो बूढ़ी गंडक का नाम आ जाता है। और इसका संगम अगर बात करेंगे तो कहा जाता है रेविलगंज का नाम आता है। रेविलगंज। सारण और छपरा का मैंने पहले आपको बता दिया था। तो संगम का अगर इसका स्थान पूछेगा तो रेविलगंज कहाँ पे? सारण आपको मेन याद रखना है। सारण से क्या करती है? सारण और छपरा होते हुए जब जाती है तो एक तरह से देखा जाए तो रेविलगंज में जाने के बाद जो है ये क्या कर जाती है? गंगा में जो है जाकर ये इसका संगम हो जाता है। रेविलगंज का आपको नाम याद रखना है। माफ करिएगा, मैंने पहले इसको खगड़िया बोल दिया था। खगड़िया जो है बूढ़ी गंडक का है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसका अगर बात की जाएगी कहाँ पे जाके मिल जाते हैं? सारण का नाम एक तरह से आपको याद रखना है। अगला हमारा हेडिंग होना चाहिए बूढ़ी गंडक का। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग होगा बूढ़ी गंडक नदी। इस नदी का एक अपना अलग इतिहास है
और एक अबना जो है गंगा की सहायक नदी में से सबसे एक मानी जाती है। तो इसका उद्गम की अगर बात की, सोमेश्वर श्रेणी, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में जो है सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पढ़ा था, जो पश्चिमी चंपारण का ही हिस्सा है, यानी पश्चिमी चंपारण जो है जो जिला है वहां पड़ती है। अब बात ये आ गई सोमेश्वर श्रेणी में कहाँ पे, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में अगर हम बात करेंगे, सोमेश्वर श्रेणी में कहाँ पे, तो चुतराव का आपने नाम सुना होगा। चुतरवा जो है वहां पर क्या है, इसका नाम आ जाता है कि वहां पे क्या हो जाता है, इसका जो है इसका उद्गम होता है और ये बिहार से ही है, कोई बाहरी जिले से नहीं। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में जब हम बिहार में पढ़ रहे थे उसी में हमने इसके बारे में बात की गई थी। तो उद्गम पे अगर आप लिखेंगे, उद्गम बिहार में ही होता है, बिहार में, बिहार में, ठीक है, ठीक है, बिहार में ही होता है, बाहर नहीं होता है। अब बारी आती है सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी का नाम आपको याद रखना है, हमने इसके बारे में जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर श्रेणी में कहाँ पे, चुतरावा का नाम आपने सुना होगा, चुतरावा, ठीक है, वहां से रवा, ठीक है, वहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, ये कहीं बाहर से बिहार में नहीं आती है, ठीक है। चुतरवा का नाम आपको याद रखना है और मैंने आपको पहले अभी बताया था इसकी लंबाई के बारे में कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, लंबाई, लंबाई के बारे में अगर बात की जाएगी तो 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर है। और यह क्या है, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, नदी है, ठीक है। ये क्या है, 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये गंगा की सबसे सबसे लंबी सहायक नदी में से एक जो है मानी जाती है। तो इसकी लंबाई जो है कितनी याद रखना है, इसकी लंबाई आपको याद रखना है 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई में से एक मानी जाती है, ठीक है। और इसका संगम के बारे में अगर बात की जाएगी कि इसका संगम कहाँ पे होता है, तो इसका संगम मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि गंगा में इसका संगम, ठीक है। अगर इसके संगम के बारे में बात करेंगे तो अब मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया था, खगड़िया के बारे में, किसके बारे में, खगड़िया के बारे में, जो क्या होती है, खगड़िया के पास जो है इसका गंगा का इसका संगम, खगड़िया के पास क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। ये आपको जो है याद रखना है, खगड़िया का नाम आपको याद रखना है, जिसका संगम कहाँ पे हो जाता है, जिसका संगम जो है खगड़िया में हो जाता है, किसमें जाके, गंगा में जाके एक तरह से ये जो मिल जाती है और ये गंगा की सबसे सहायक नदी में से एक मानी जाती है, सबसे लंबी सहायक नदी में से एक मानी जाती है, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, प्रवाहित के मामले में तीव्रता से प्रवाह करती है, तीव्रता के प्रवाह वाली सबसे तेज नदी में से एक मानी जाती है। तो इसके बारे में एक अन्य बात अगर आपको याद रखनी है, तीव्रता से प्रवाह, तीव्रता से प्रवाह यानी सबसे तेज की यहाँ पे बात हो रही है, तीव्रता प्रवाह में, तीव्रता प्रवाह वाली नदी है ये, ठीक है, तीव्रता से प्रवाह वाली नदी, ठीक है। ये नदी के बारे में आपको याद रखना है। और इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, लंबाई सबसे ज्यादा इसकी 320 किलोमीटर है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है, तीव्रता से इसका प्रवाह होता है, खगड़िया के पास में इसका संगम हो जाता है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, अगर इसके उद्गम बिहार में ही होता है, सोमेश्वर श्रेणी यानी पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पे, चुतरवा से जो है इसका क्या हो जाता है, बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका वहां पे क्या हो जाता है, उद्गम माना जाता है, ठीक है।
इसका उद्गम जो है माना जाता है। तो ये किसके बारे में था, बूढ़ी गंडक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अभी जो हम पढ़ने वाले, हमारा अगला जो हेडिंग होना चाहिए वो होगा कोसी नगर के बारे, सॉरी कोसी नगर कह रही, कोसी नदी का। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी अगला हमारा हेडिंग होना चाहिए कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल से इसका उद्गम होता है। और नेपाल में इसको सप्तकोशली के नाम से भी जाना जाता है, कोसी के नाम से भी जाना जाता है। जब आप ऋग्वेद के बारे में कभी पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भी कोसी नदी का वर्णन किया गया है, और उसमें भी इसको क्या बोला जाए, कोसी की नदी के नाम से उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ से इसका उद्गम होता है, अगर उद्गम के बारे में बात करेंगे, उद्गम तो कहां से होता है, नेपाल में, नेपाल से। अब बारी आती है कि नेपाल में इसे कोसी की कहते हैं, ठीक है। सप्तकोशिकी क्यों कहते हैं, सप्त का मतलब होता है 7, यानी ये 7 धाराओं में इसका जो है प्रवाह माना जाता है, इसीलिए इसको सप्तकोशिकी नदी कहा जाता है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैंने इसी कोशिकी का बोला है अभी, जिसके बारे में ऋग जो वेद है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, इस नदी का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। अब बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो भीमनगर के बारे में आपने सुना जरूर होगा। तो भीमनगर में कहाँ पे, भीमनगर में सुपोला जो जिला है, सुपौल जो जिला है उसमें भीमनगर पड़ता है, वहां पर क्या होता है, ये बिहार में जो है प्रवेश करती है। प्रवेश के बारे में हम बात करें तो कहाँ पे होता है, भीमनगर में, भीमनगर, ठीक है। कहाँ पे, कौन सा जिले के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे सुपौल जिले के बारे में। सुपौल जो जिला है, सुपौल जिला में क्या पड़ता है, भीमनगर पड़ता है, वहां से क्या होती है, इसका प्रवेश होता है। वहीं इसकी लंबाई के बारे में हम बात करेंगे, लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 260 किलोमीटर है, ठीक है। 260 किलोमीटर क्या है, कोसी नगर की जो लंबाई में से एक माना जाता है। और अगर संगम के बारे में हम बात करेंगे तो कहाँ पे होता है, करिहार जो है, करिहार के बारे आपने सुना होगा, जिसको और क्या बोला जाता है, कुर्सेला बोला जाता है ना। तो संगम के बारे में हम बात करेंगे, संगम के बारे में, कुर्सेला, यहाँ पे जो है इसके गंगा के साथ, संगम गंगा के साथ, गंगा से, ठीक है। तो कुर्सेला, और उसको क्या बोला जाता है, करिहार। यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जाने के बाद जो है इसका संगम क्या हो जाता है, गंगा से हो जाता है। किसका हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोसी नगर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे करिहार में जाने के बाद जो है इसका संगम हो जाता है, ठीक है। अगर बिहार के बारे में बात करेंगे तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ का कह सकते हैं कि कोसी जो बिहार में जो नदी है, बिहार में बाढ़ के कारण जो विभीषिका कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा जो बाढ़ का सोर्स बनता है वो इसी की वजह से होता है, इसलिए बिहार का शोक भी इसको जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो बची हुई नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कल ही हम पठारी जो नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और कल की क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगली क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। तो क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्लास अभी ख़त्म करनी पड़ी, वरना 2-4 ही नदियाँ बची थी, वो भी हो जाती। तो कल की क्लास में हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट या कोई मिस्टेक रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दिया करें, मैं रिप्लाई वहाँ पे आपको दे दूंगी, या जो भी रहा होगा आपका डाउट वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है।
बाकी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। बीपीएससी 71 जिसका जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उन सबको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मिलते हैं कल नए टॉपिक और नए एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।